मेरे जो नादान परिंदे हैं ना, उनको वक्त वक्त पे ना डोजेस की जरूरत पड़ती है। सर कैसा? मेडिकल डोज, वो जो डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू देता है? अरे ना जी ना, वो वाला डोज नहीं। इनको चाहिए रिवीजन का डोज। कभी इनको चाहिए डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, कभी इनको चाहिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कभी इनको चाहिए डिफरेंशिएशन का पूरा एक मैराथन ले लो, या पूरे सिलेबस का एक कंप्लीट मैराथन ले लो। तो सर क्या आप इस बार भी कोई डोज लेके आए हो? हाँ जी, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं लॉ का मिनी डोज। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज जो होने वाला है हमारा संचय बैच के अंदर, जहां मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर टेक्निकल टॉपिक्स का रिवीजन करवाऊंगा कम समय के अंदर, फुल ऑन क्वालिटी के साथ में। मॉड्यूल की लैंग्वेज को गो थ्रू करते हुए करवाऊंगा, क्योंकि यहां पे हम लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते। रिवीजन कैसा भी हो, मुझे लैंग्वेज को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं लॉ का लैंग्वेज एग्जाम में लिखूंगा नहीं, मुझे नंबर मिलेंगे नहीं। और लॉ के लैंग्वेज को लिखने के लिए बार बार लॉ का लैंग्वेज गो थ्रू करते रहना पड़ेगा, तभी तो वो रिटेन रहेगा, और जितना ज्यादा याद रहेगा उतना अच्छा मैं एग्जाम में लिख के आ पाऊंगा। एक बार शेड्यूल बता दो सर कि आप आज जो है, हमको तो टॉपिक दिख गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करवाने वाले हो, लेकिन इसके बाद क्या करवाओगे सर, प्लीज बता दो। तो देखो ध्यान में रखना कि भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बाद आपका नेगोशिएबल का सबसे अहम और सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको बेहद पसंद है वो है प्रेजेंटमेंट का टॉपिक। इसको हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद में सर हम जाएंगे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर हम जाने वाले हैं सर यूनिट नंबर 1 में, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, कब आई है? चिट्ठी जा रही है, कब जा रही है? वो डेट्स जहां पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, जहां आपको समझने में प्रॉब्लम जाता है, स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने ये टॉपिक रखा है कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को बढ़िया रिवाइज भी करेंगे और सारा कंफ्यूजन क्लियर भी करेंगे। और साथ में सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद सर बाकी चीजें तो चलती ही रहेंगी। डन है सर? तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर हां तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। शुरुआत करें सर। बिल्कुल, देखो कॉर्पोरेट विल की तरफ बात करना स्टार्ट करते हैं सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी जो होता है ना, कंपनी की तुम लोगों ने फीचर्स पढ़े हैं। फीचर्स में तुमने देखा है भैया कि परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या बताया गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी में यह बताया गया है कि कंपनी अलग है और उसका आदमी अलग है। मतलब कंपनी अलग और जो पीछे से लोग काम कर रहे हैं वो लोग अलग। कंपनी हर वो चीज कर सकती है जो एक आम आदमी करता है, लेकिन शादी नहीं कर सकती, ओथ नहीं ले सकती, शपथ है ना, फिर लर्नेड प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती, जेल नहीं भेजी जा सकती, ये सब चीजें कंपनी नहीं कर सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो तुमको पता है कि कंपनी अलग, मेंबर अलग। लेकिन यही चीज हमारा कॉर्पोरेट विल कहता है। कॉर्पोरेट विल सिंपल एक ही बात समझाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी तो तुम जानते ही हो, इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है लायबिलिटी का, कि कंपनी कुछ भी करेगी, कंपनी जिम्मेदार है, पीछे के लोग जिम्मेदार नहीं है। मतलब कंपनी ने कुछ किया, कंपनी लाइबल होगी, कंपनी के पीछे जो इंसान ये काम कर रहा है वो लायबिलिटी नहीं उठाएगा। उसको यहां पे दे दिया गया है एक शील्ड। क्या दे दिया गया है? एक शील्ड। मतलब कि भैया वो शील्ड भाला पकड़ेगा और एकदम खड़ा रहेगा, ना 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 ना, तुम मेरे को नहीं दबोचो, काम तुमने कंपनी से किया, तुम भैया लायबिलिटी कंपनी से लो, मेरे पास मत आना। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट, है ना। एक बार देख लो सर, कंपनीज एक्ट में तुम लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा है, यही चीज एज इट इज लिख के आओगे कॉर्पोरेट विल में चलेगा। लेकिन जब तक तुम ये शील्ड वाली पॉइंट नहीं मेंशन करोगे कि भैया लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, पीछे के जो लोग हैं वो शील्डेड रहेंगे, तब तक आपको गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो कॉर्पोरेट विल बोलता है जहां कंपनी को हमने आइडेंटिफाई किया सेपरेटली उसके मेंबर से, है ना। ये जो टर्म है कॉर्पोरेट विल, ये रेफर करता है कॉन्सेप्ट जहां मेंबर्स को हमने क्या किया है? शील्ड दे दिया है, शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। कंपनी के जो भी एक्शन है, मेंबर्स उस लायबिलिटी पे भैया शील्डेड रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। फिर बोला जा रहा है कि कंपनी का जो भी डेट होगा, कंपनी ने कोई कानून तोड़ा, कौन लाइबल? कंपनी लाइबल है। यही तो कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट विल पीछे के लोगों को बचाता है, काम करने वाला जो ये पीछे का इंसान है इसको बचाया जा रहा है। यही तो है कॉर्पोरेट विल कि पर्दा है कंपनी और कंपनी के पीछे जो इंसान काम कर रहा है एक पर्दा। पर्दा है, पर्दा कि भैया कोई कल को देखेगा, है ना, तो कोई आएगा यहां पे देखेगा कि भैया देखूं तो सही ये काम कौन कर रहा है। सर ये क्या बना रहे हो? ये आंखें हैं, है ना। तो यहां पे कंपनी को देखेगा कि भैया काम करने वाला कौन है? कंपनी है। अरे कंपनी के पीछे का इंसान दिखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पर्दा है। तो कई बार पर्दे को उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट तो समझो पहले। देखो
फिर बोला गया अगर कंपनी ने कोई भी डेट लिया, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, लॉ वगैरह तोड़ा, मेंबर्स लाइबल होंगे? कतई नहीं, मेंबर शुड नॉट बी लाइबल। ध्यान रखना, मेंबर्स कभी भी लाइबल नहीं होते हैं उन एरर्स के लिए, उन वहां पे गलतियों के लिए जो कंपनी ने किया है। तो मतलब सर कंपनी इंजॉय करती है कॉर्पोरेट का इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, ये हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं एक्ट्स ऑफ दी कंपनी। कंपनी ने कुछ भी किया, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, शेयर होल्डर हमेशा बचा हुआ है। सर इसी चीज को, ये तो होगा तुम्हारा माहौल सेट करना कि व्हाट इज कॉर्पोरेट विल को हमने समझ लिया, थोड़ा माहौल सेट कर लिया। अब सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड का केस स्टडी एक बार 5 मिनट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवाता हूं, जहां पे बोला गया कि कंपनी अलग है और कंपनी के जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग है। देखो सैलोमैन वाला केस स्टडी क्या कहता है कि यहां पे इस चीज को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल को बताने के लिए केस स्टडी है सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। जहां पे हो क्या रहा है कि एक इंसान है जिसका नाम है सैलोमैन। ये इंसान का नाम क्या है? सैलोमैन। इसने ना अपना जो है जूते का बिजनेस बेच दिया एक कंपनी बना के। एक कंपनी बनाया, कंपनी बना के अपना जो जूते का बिजनेस है वो सैलोमैन ने बेच दिया। कंपनी का क्या नाम रखा? कंपनी का नाम रखा सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये लोग कौन है सर? ये है उनके मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स। सैलोमैन खुद, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और एक बिटिया, है ना, 4 बेटे और एक बेटी। ये सब के सब कंपनी के मेंबर्स थे जो सैलोमैन ने बनाई है। बढ़िया सर। अब आगे क्या होता है? आगे ये हुआ कि अगर ये अपना बिजनेस बेच रहा है, अगर सैलोमैन अपना ही बिजनेस एक कंपनी बना के बेच रहा है, तो ये लोग बदले में कुछ पैसे तो देंगे ना, कुछ पैसे देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे सर। तो इन्होंने क्या दिया? व्हाट दे पेड, उन्होंने दिया 20,000 का शेयर्स, 10,000 का डिबेंचर्स और 8782 कैश में दिया है। किसको सर? सैलोमैन को दिया। मतलब इस कंपनी ने जूते का बिजनेस जो खरीदा उसका पेमेंट कैसे किया? 20,000 के शेयर्स, 10,000 के डिबेंचर्स और बाकी जो बैलेंस बच गया वो कैसे दिया? कैश में दिया। बट भैया उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहा है, सुख और दुख आते रहेंगे, ये बिजनेस जो है इसका खराब होने लग गया। सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो थोड़ा बिगड़ने लग गया है ना। सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड का बिजनेस वेंट इनटू ट्रेड डिप्रेशन। मतलब भैया जो होता है ना, क्या मंदी का दौर कहते हैं, मंदी आ गई तो मंदी का दौर आ गया। अब बिजनेस है तो बिजनेस में क्रेडिटर्स भी होते हैं कि भैया जिसको हमको पैसा देना है। अब कई बार क्रेडिटर सिक्योर्ड होते हैं, जिसको हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, और कई बार सिक्योर्ड नहीं होते हैं, मतलब अनसिक्योर्ड होते हैं। क्रेडिटर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसके पास कोई गारंटी नहीं कि भैया उसका पैसा नहीं मिला तो दे हैव नो ऑप्शन एट ऑल। तो यहां पे अब इस कंपनी का जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो दहाड़ रहा है, वो चिल्ला रहे हैं भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये सैलोमैन जो है ना, सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, सैलोमैन जो है ना, ये दोनों एक ही इंसान है। वो सैलोमैन, अब यहां कहानी क्या हो रही है? कहानी ये हो रही है कि देखो यहां पे सैलोमैन ने अपने आप को 10,000 के डिबेंचर्स भी दिए थे और जो कि सिक्योर्ड है। तो तुम्हारे पास जो पैसा बचा हुआ है, तुम पहले सिक्योर्ड वाले को पे ऑफ करते हो और उसके बाद अनसिक्योर्ड वाले को पे ऑफ करते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो जब ट्रेड डिप्रेशन के कारण, मंदी के कारण खराब हो रहा है उसका काम, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, तो भैया उसके पास अगर सपोज करो 10,000 रुपए बचे हैं और सिक्योर्ड हमारे पास है, हमारे पास सिक्योर्ड है 8,000 और अनसिक्योर्ड है 10,000, तो ये 10,000 रुपए का जो बैलेंस बचा हुआ है ये पहले मिलेगा सिक्योर्ड वाले को, कुछ बच गया तो मिलता है अनसिक्योर्ड वाले को। बस यहीं पे हो गया नाटक कि भैया सैलोमैन एंड कंपनी ने सैलोमैन को ही 10,000 का सिक्योर्ड डिबेंचर्स बेच दिया। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब सैलोमैन ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया है जो सिक्योर्ड है। अब अनसिक्योर्ड वाला नाचने बैठेगा, अनसिक्योर्ड वाला दहाड़ मार रहा है, अनसिक्योर्ड वाला चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि भैया सैलोमैन को आप सिक्योर्ड मत मानो। क्यों? क्योंकि भैया वही इंसान एमडी है, वही एक अकेला व्यक्ति जो है उसी की कंपनी है। कंपनी तो बस एक परछाई है, कंपनी तो बस एक मोहरा है, काम तो सैलोमैन ही कर रहा है। ये कौन चिल्ला रहा है? ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्ला रहा है। अच्छा, तो हमारे जो चाचा हैं, मतलब कि जज साहब, वो जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब ये कहते हैं कि इट वाज हेल्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों लिखा है? अरे भैया पहले के टाइम का केस लॉ है, पहले कोर्ट थोड़ी होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और भैया वो ब्रिटिशर्स टाइम की बात हो रही है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि कंपनी एक ऐसा पर्सन है जो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है उसके मेंबर से, कंपनी अलग, मेंबर अलग। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये समझाना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं आगे कि कंपनी लॉ की नजरों में देखो डिफरेंट पर्सन है जो ऑल टुगेदर उसके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम से अलग है। सर ये सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें भैया जो लोग कंपनी बना रहे होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट को साइन वगैरह करते हैं, सब्सक्राइबर कहलाते हैं इनिशियली, और बाद में वो लोग मेंबर बन जाते हैं कंपनी बनने के बाद। अच्छा, तो यहां पे बोला गया कंपनी लॉ की नजरों में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है उसके सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम से। भले ही जज साहब हमारे कह रहे हैं कि भले ही बिजनेस जो है सेम है, जैसा पहले था वैसा ही है, वही इंसान सेम पर्सन मैनेजर है, एमडी है, चेयरमैन है, और वही इंसान प्रॉफिट भी रिसीव कर रहा है, स्टिल कंपनी लॉ की नजरों में एक एजेंट नहीं बन सकती है सब्सक्राइबर की, कि जो कंपनी बना रहा है, सैलोमैन ने कंपनी बनाया तो सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड सैलोमैन की एजेंट नहीं बन सकती। कंपनी एट लॉ जो है बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है। अच्छा है ना, तो शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड, शेयर होल्डर कभी भी लाइबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कुछ भी किया, शेयर होल्डर उसके लिए दोषी नहीं होता है, इवन इफ उसके पास एंटायर शेयर कैपिटल हो, 100% शेयर कैपिटल किसी एक के पास है, तब भी कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, शेयर होल्डर बिल्कुल अलग है। इसी के साथ ये प्रूफ किया गया कि सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड के तहत ये बोला जा रहा है कि भैया कंपनी अलग और मेंबर अलग, ये यहां पे साबित होता है। सर क्या ये एग्जाम में आता है? टू बी ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट एग्जाम में सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी डायरेक्टली नहीं पूछता है। क्यों? बच्चा टॉपिक है, बहुत छोटा, बहुत चुनिंदा, बहुत मतलब माइन्यूट सा जो है ये टॉपिक है ना, ज्यादा इंस्टीट्यूट इस पे कभी वेटेज देके नहीं पूछता। सैलोमैन का केस स्टडी आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आ सकता है, जहां पे बोला जाएगा कि भैया आपने कॉर्पोरेट विल को समझाया, आपने सेपरेट लीगल एंटिटी समझाया, तो वहां पे आप रेफरेंस का केस लॉ लिख के ये केस स्टडी का नाम लिख दो, बस इतने के लिए सैलोमैन काम आता है। इंस्टीट्यूट डायरेक्ट इस पे कोई सवाल दे दे ऐसा नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कोई सवाल आया, वहां आप सेपरेट लीगल एंटिटी पहले समझाओगे या कॉर्पोरेट विल समझाओगे तो सैलोमैन का केस स्टडी भी साथ में दोगे। हमेशा इंस्टीट्यूट ऐसा ही देखता आया है इस वाले केस स्टडी को। डन है सर? अच्छा बढ़िया। अब बात करते हैं सर, बोला जा रहा है कि अब ये सवाल उठता है कि वेदर ये जो विल है, ये जो पर्दा है, ये जो इंसान और भैया कंपनी के बीच में जो पर्दा है ना, क्या ये लिफ्ट हो सकता है? क्या ये पियर्स हो सकता है? मतलब क्या इसको उठाया जा सकता है? क्या पीछे देखा जा सकता है कि पीछे ये इंसान काम कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? तो बोला गया कि भैया आपको कंपनी के पीछे देखना है ना एज अ लीगल पर्सन। तो कई बार कोर्ट जो है ना वो डिसरिगार्ड करता है कॉर्पोरेट एंटिटी को, कि बोलता है कंपनी काम कर रही है, ये बात हम लोग लॉ के द्वारा देख रहे हैं, बट एक्चुअल में तो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ही। सबको ये बात पता है कि पीछे से काम करने वाला कोई ना कोई तो लोग है। तो बोला गया जहां पे हमारा जो कोर्ट है ना वो पर्दा उठाता है और चेक करता है कि पीछे कौन है। एक्चुअल में चेक किया जा रहा है पीछे खा कौन रहा है, पीछे काम कौन कर रहा है ना। तो कोर्ट क्या करता है, इग्नोर करता है कंपनी को और डायरेक्टली कंसर्न करता है कौन है वो मेंबर या मैनेजर जिसने ये हरकत की है। वहां पे बोला जाता है कि कॉर्पोरेट विल जो है वो लिफ्ट हो गया। क्या हो गया? कॉर्पोरेट विल हैज बीन लिफ्टेड। पर्दे को उठा के देखा गया कि भैया उस पर्दे के पीछे काम करने वाला इंसान है कौन। क्या सब जगह ऐसा होगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा? ना जी ना। तो भैया बनाया है क्यों? अगर सब जगह ही तुमको पर्दा उठा देना था तो तुमने कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों, कि तुम बोल रहे हो कंपनी अलग मेंबर अलग। इसीलिए बोला गया सिर्फ एप्रोप्रिएट केसेस में, कुछ चुनिंदा ऐसे केसेस है जहां पे कोर्ट ये चाहता है कि मैं पर्दा उठाऊं और चेक करूं कि भैया काम करने वाला व्यक्ति कोई इंसान है और वो इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। तो इन एप्रोप्रिएट केसेस ओनली कोर्ट जो है उसकी इच्छा रहती है, विलिंग होता है कि वो लिफ्ट करेगा हमारे कॉर्पोरेट विल को। जहां पे क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आता है, ओनरशिप, कंट्रोल से इन्वॉल्व होता है, ओनरशिप नहीं। कि भैया पता है हमको काम तो कंपनी कर रही है लेकिन कंपनी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है कौन। हमको जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह देखना होता है तब हम पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो ऐसे हमारे पास कितने केसेस है सर? ऐसे हमारे पास 5 केसेस है जहां पे बोला गया कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। एक एक करके सारे केस स्टडीज को समझते हैं। पहला पॉइंट बात करता है कि यहां पे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्यों करेंगे, इन केसेस में करेंगे। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अलग है और यहां पे हमारा जो मेंबर अलग है। पहला पॉइंट बात करता है कि जहां पे हमको कैरेक्टर ऑफ द कंपनी डिटरमाइन करना है, मतलब हमको पता लगाना है वेयर कंपनी जो है फ्रेंड है या फोई है, मतलब एनिमी है। अरे ये कंपनी हमारी दोस्त है कि दुश्मन है, अगर हमको ये पता लगाना है तो इन दैट केस हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हटाते हैं। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कंपनी दोस्त है कि दुश्मन है? कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी के पास तो ना कोई बॉडी है, ना कोई दिमाग है, ना कोई कॉन्शियसनेस है, तो भैया हमको कैसे पता चलेगा? इसीलिए बोला गया चेक करो कंपनी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कहां का है। जो ये कंपनी को कंट्रोल कर रहा है
चेक करो कहीं वो इंडिया का दुश्मन तो नहीं। अरे सर ये फ्रेंड और फोई मतलब एनिमी और फ्रेंड की बात करें तो हमारा जो एनिमी है वो क्या जादू, मतलब क्या कहते हैं एलियन एनिमी जिसको हम कहते हैं, क्या वो जादू की बात हो रही है? ओ आ ओ आ, अरे नहीं भाई, जो इंडिया का दुश्मन है वो हमारा एनिमी, जो इंडिया का दोस्त है वो हमारा फ्रेंड है। तो हमको चेक करना है कि वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है ना, वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन। इस चीज को चेक करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है, जहां बात कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी, की दोस्त के साथ आप काम कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मन के साथ तो काम नहीं कर रहे हो आप। ट्रेडिंग विद द एनिमी जहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, कि देखने के लिए तो कंपनी काम कर रही है लेकिन पीछे से कोई हमारा दुश्मन उस कंपनी को चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन इस कंपनी को कंट्रोल करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसी चीज को चेक करने के लिए भैया एक केस स्टडी भी आ रही है यहां पे, जिसका नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सर ये क्या, ये केस स्टडी को याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा। कई बार इंस्टीट्यूट आप लोगों को डायरेक्टली डेमलर कंपनी नहीं पूछता, बट एग्जाम में ऐसा सवाल बना के दे चुका है इंस्टीट्यूट की पूछेगा। कई ऐसे केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट विल को उठाया जाता है, उनमें से कोई भी 3 बताओ, ऐसा करके आपको पूछा जा सकता है। इसीलिए यहां पे आप लोग डेमलर कंपनी भी याद रखना है ना। यहां पे बिना केस स्टडी लिखे आओगे तो नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं, यहां पे कट सकते हैं। कंपनीज एक्ट में लगभग 12-13 केस स्टडीज है जो आपको ध्यान में रखना है, जिनमें 6 केस स्टडीज यही है कि सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, उसके बाद 5 अभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के। ठीक है, देखो तो यहां पे हमारा जो केस स्टडी है डेमलर कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था इस चीज को समझते हैं। इसमें हुआ ये कि एक कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है ना, दूसरी कंपनी है डेमलर कंपनी लिमिटेड। दोनों के दोनों रजिस्टर्ड कहां पे हैं? यूके में, लंदन है ना, लंदन की बात हो रही है। तो भैया दोनों के दोनों रजिस्टर्ड है यूके में, ये मैन्युफैक्चरर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब 2 कंपनीज है, एक दोनों के दोनों यूके में रजिस्टर्ड है, एक कंपनी हमारी मैन्युफैक्चरर है, दूसरी कंपनी हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरर ने टायर सप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटर को कि भैया लो टायर बेचो, आपका तो काम है माल को बेचना, हम बनाएंगे आप बेचोगे। अब भैया ये दोनों कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, मतलब एक ही देश में होने के बावजूद भी भैया क्या हुआ, समस्या आन पड़ी। और समस्या क्या हुई? वर्ल्ड वार 1 आ गया। वर्ल्ड वार 1 आया जहां पे बोला गया जर्मनी जो है ना, जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैंने बताया ना कि हमारे देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, तो भैया जर्मनी और इंग्लैंड दोनों दुश्मन बन गए। बट सर ये इंग्लैंड में ही तो रजिस्टर्ड है, कॉन्टिनेंटल भी और डेमलर भी दोनों के दोनों रजिस्टर्ड तो यूके में ही है। स्टिल जर्मनी के साथ हमारा झगड़ा हो गया। हम चेक करेंगे कि भैया ये जो कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इसने ना माल सप्लाई किया था हमारे डेमलर कंपनी को, बोला कि देख भाई तूने मेरे से टायर लिया है ना, चल पैसा दे। आस्क फॉर मनी, कॉन्टिनेंटल ने पैसे की डिमांड की, उसने बोला नहीं देंगे, दुश्मन हो तुम हमारे। मतलब डेमलर कंपनी कॉन्टिनेंटल को कहती है हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुमसे टायर जो लिया था ना उसका पैसा तुमको नहीं देंगे। क्यों भैया? क्योंकि तुम हमारे दुश्मन हो, मतलब कि तुम जर्मनी के लोग हो। और हमारा वर्ल्ड वार 1 चल रहा है जिसमें जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जो है ना वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। हम तुमको पैसा देंगे, तुम उससे माल खरीदोगे, गोला बारूद खरीदोगे, हम ही पे फेंकोगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। ट्रेडिंग विद एनिमी अलाउड नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी वो मैन्युफैक्चरर है, भले ही वो रजिस्टर्ड है यूके में, लेकिन उसके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो कहां के हैं? वो जर्मन रेसिडेंट्स हैं। और कंपनी जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है जर्मन रेसिडेंट्स के द्वारा। मतलब कंपनी को कंट्रोल करने वाले कहां के लोग बैठे हैं सर? जर्मनी के। दिख रहा है कि यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है, बट एक्चुअल में जर्मनी में बनाया गया है कंपनी को, मतलब जर्मनी के लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहां होगा? जहां पे आप ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो और टेस्ट ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रेदर देन ओनरशिप, कि भैया कंपनी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है कहां का, यह पता करना है। तो वहां पे आप क्या करते हो? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करते हो। तो देखो यहां पे बोला गया कंक्लूजन क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है ना, तो भैया कंपनी जो है, कोर्ट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती है कि कॉर्पोरेट विल को उठाऊं और चेक करूं। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है चलने दो, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट अगर जियोपार्डी में नहीं है, रिस्क में नहीं है, कोर्ट कभी भी इच्छा नहीं रखती कि वो कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक करे। लेकिन अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, कंपनी के पास खुद का कोई माइंड तो है नहीं, खुद का कोई कंसाइंस तो है नहीं, तो भैया यहां पे हम पता नहीं लगा सकते कि कंपनी हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे कि कंपनी हमारी एनिमी कंपनी है अगर
जो अफेयर्स है, जो बिजनेस है, वो कंट्रोल में है ऐसे लोगों के पास जो हमारा एनिमी कंट्री है। हम कंपनी को दोस्त या दुश्मन ऐसे करार करेंगे कि भैया जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है वो अगर एनिमी कंट्री है तो कंपनी भी एनिमी। अगर हमारा भैया कंट्रोल जापान के पास है, हमारी दोस्ती है जापान से, तो कंपनी हमारी फ्रेंड कंपनी। बढ़िया सर। तो फॉर दिस पर्पस कोर्ट जो है वो एग्जामिन करता है कैरेक्टर ऑफ द पर्सन जो कंपनी को एक्चुअली जो है मैनेज कर रहे हैं, हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो कौन है जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, वो कौन है जिसने भैया कंपनी को कंट्रोल करके रखा है, उनको हम देखेंगे और उसके तहत हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी हमारी दोस्त है क्या दुश्मन है। डन है सर? बिल्कुल। हमारा पहला केस स्टडी यहां पे हो गया है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डन। दूसरे केस स्टडी की तरफ चलते हैं। सर अच्छा एक बात बताऊं, ये वाला जो सवाल है डैमलर कंपनी, इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली तो पूछा नहीं है, देखो जो बात है ना, वो आप कोई भी 3 बताओ उनमें से ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, वैसा सवाल आ चुका है एग्जाम में। और वर्ल्ड वार 1 का जब सिनेरियो चलता है तो इंस्टीट्यूट ये सवाल दे सकता है अलग से, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 1 की बात है कि ब्रिटिश और जर्मन जो है ये दुश्मन बन गए और ऐसा ऐसा हुआ था, तो इंस्टीट्यूट इसलिए इतना प्रायोरिटी देता नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी चीजें इतनी होती नहीं है ना। तो इंस्टीट्यूट ने ये सवाल को बहुत कम पूछा है। लेकिन जो अभी आने वाला अगला केस स्टडी है जहां पे बात करने वाले हैं रेवेन्यू और टैक्स को लेके, वहां पे भैया इंस्टीट्यूट जो है ना बहुत बार सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, हमारे पास 5 केस स्टडीज है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में हमारे पास जो है ना 5 केस स्टडीज हैं, जिसमें पहला था डैमलर वाला, दूसरा है टैक्स वाला, है ना, ये वाला मोस्ट एफएक्यू है आपके एग्जाम के लिए, प्लस एक लास्ट में एक और आएगा, तीसरा चौथा के बाद एक पांचवा आएगा जहां पे एम्प्लॉय की बात होने वाली है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी, ये वाला भी मोस्ट एफएक्यू है एग्जाम के लिए। मतलब ये 2 पे तो इंस्टीट्यूट का कुछ ज्यादा ही लगाव है, यहां पे इंस्टीट्यूट 3 नंबर 4 नंबर के लिए ये 2 में से अलग से एग्जाम में केस स्टडी बना के बहुत बार पूछ लेता है। तो अभी वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना, जहां पे हम टैक्स की बात करने वाले हैं कि भैया आपने टैक्स की चोरी करने के लिए मल्टीपल कंपनीज बना दी, और भैया हम यहां पे जो है ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर रहे हैं। सर ये क्यों इतना मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है? अरे तुम सीए बनोगे, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तुम्हारी भैया कमाई जो है ना तुम अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करोगे, अपनी कमाई कम दिखाओगे, तो सबको पता है कि ये जो तरीका है ये हर कोई आज नहीं तो कल फॉलो करता ही है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जानती है कि कल को मैं एक बच्चा को सीए बना रही हूं, क्या उसको ये बेसिक नॉलेज है कि भैया लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं जिससे टैक्स बचाया जा सके। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, बोला गया इन सर्टेन मैटर्स, जहां पे लॉ ऑफ टैक्सेस है, ड्यूटीज है, स्टैंप्स की बात हो रही है, जहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो हो रहा है ना वो इश्यू पे आ रहा है। अच्छा, तो क्या ये वाला केस स्टडी हमको ध्यान रखना है? ना जी सर, ये केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने पूछा भी नहीं अलग से, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं। हाँ, रेफरेंस के लिए याद रखना चाहो तो रख लो। क्या ये समझाया गया है सर? नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो केस स्टडी बेस्ड, जो केस लॉ आप लोग याद करने की बात करते हो ना, जो केस लॉ आपको याद करना है, ये बात ध्यान में रखना कि अगर इंस्टीट्यूट ने उसको मॉड्यूल में नहीं समझाया है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट इन द एग्जाम्स में आपको उसको समझा के आने की कोई जरूरत नहीं। ये केस स्टडी हमको मॉड्यूल में समझाया नहीं गया, सिर्फ नाम दिया गया है, सिर्फ नाम रख के अगर आप रेफरेंस में देना चाहो दे सकते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे केस स्टडी जिसको इंस्टीट्यूट ने समझाया है एक्चुअली, वो एग्जाम में आ गया, तो वेटेज ऑफ नंबर्स को देखते हुए आपको उसको समझा के भी आना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी का सवाल आया, अगर 2 नंबर का सवाल है मैं पूरे केस स्टडी को नहीं समझाऊंगा, लेकिन 5 नंबर का सवाल है तो मैं केस स्टडी को समझाऊंगा कि 20,000 के शेयर्स मिले, 10,000 का डिबेंचर्स मिला, बाकी मिला कैश, मैं पूरा केस स्टडी समझाऊंगा। 2 नंबर का है मैं नहीं समझाऊंगा, 5 नंबर का है मैं समझाऊंगा। आया समझ में? डिपेंड्स की वेटेज ऑफ मार्क्स कितना है उस पर डिपेंड करता है। बढ़िया सर। तो यहां पे आगे बोला जा रहा है कि आप टैक्स वगैरह को बचाने के लिए क्या कर रहे हो, जहां पे कॉर्पोरेट एंटिटी को यूज किया गया, मतलब कंपनी को यूज किया गया एविएट करने के लिए या सरकमवेंट करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स को थोड़ा गिराने के लिए, अगर आप जो है क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट एंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोर्ट जो है ना वो डिसरिगार्ड करता है कॉर्पोरेट एंटिटी को। ये वाला केस स्टडी को याद कर लेना, है ना। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन इसी केस स्टडी के साथ एक और केस स्टडी जुड़ा हुआ है जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, जहां बात होने वाली है दिनशो मानेकजी पेटेंट। क्या बोलेंगे? दिनशो मानेकजी पेटेंट। सर ये वाला तो याद करना है, इसके साथ आपको फैक्ट्स ऑफ द केस भी इसके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ है और एग्जाम में मोस्ट एफएक्यू यही वाला केस स्टडी है, मोस्ट एफएक्यू।
देन शो मानेकजी पेटेंट, जहां पे क्या हो रहा है एसएससी, मतलब यहां इनकम टैक्स में ना जिसको पकड़ते हैं, जिसको दबोचते हैं, उसको बोलते हैं एसएससी। क्या बोलते हैं? एसएससी। तो एसएससी की बहुत सारी कमाई थी, ह्यूज इनकम थी बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एसएससी को डिविडेंड मिलता था और इंटरेस्ट मिलता था। एक बात बताओ, अगर एसएससी को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिविडेंड क्यों मिलेगा? अरे उसने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तभी तो उसको डिविडेंड मिलेगा। इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, लोन वगैरह दिया होगा, तभी तो उसको ये डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एसएससी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको भैया बहुत सारी कमाई मिल रही है डिविडेंड से और इंटरेस्ट से। अब इसने क्या किया? अपना टैक्स को कम करने के लिए अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। इसने क्या किया सर? इसने ये हरकत की कि इसने ना एक काम किया, इसने 1 2 3 4 5 6 कंपनीज बनाई, इसने मल्टीपल कंपनीज बनाई और इसने क्या किया? उसके शेयर्स खरीद लिए बाय इन्वेस्टिंग हिज इनकम। कंपनीज बनाई, अब कंपनीज में शेयर्स खरीदना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो उसको जो कमाई आती थी, कौन सी कमाई सर? डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की जो कमाई थी उसने इन कंपनीज में ट्रांसफर किया और बदले में क्या लिया? शेयर्स लिया। बदले में क्या लिया? शेयर्स लिया। अब आगे क्या हुआ? ये कंपनी को उसका डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम मिल गया। हाँ सर, उसको उनका जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम था एसएससी का, वो इस कंपनी को कैसे मिला? कि भैया यहां पे शेयर्स परचेज हुए तो इनके पास कमाई आई। अब इन्हीं कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया बाय देम एंड दे अर्न्ड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। जो कमाई पहले हमारे एसएससी की थी वही कमाई अब इन कंपनीज की हो रही है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने अपना पैसा इनको दिया, इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया जहां पे एसएससी इन्वेस्ट किया करता था और इनको मिला डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम। अब खेल देखो हुआ ये कि एसएससी जो है ना वो शेयर्स परचेज करता है, यहां पे पैसा भेजता है। अब ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम मिला और ये जो पैसा इनको कमाई हुई ना वो ट्रांसफर कर दिया वापस बैक एज लोन। इनको जो भी कमाई हुई डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की कमाई किनकी हुई? अब इन कंपनीज की हुई। इन कंपनीज ने इसको ये पैसा वापस किया एज अ लोन, जो कभी वापस पे बैक हुआ ही नहीं। एसएससी ने वो लोन को पे बैक वगैरह भी नहीं किया। वाह बेटे, क्या तूने होशियारी दिखाया है यहां पे, है ना। तो देखो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है दिनशो के केस में। सर यहां पे बेसिकली होता क्या है ना, फॉर एन एग्जांपल इंडिया में 12 लाख रुपए की कमाई पे टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। अब अगर मैं जो है 15 लाख रुपए कमाता हूं, सपोज करो मैं 15 लाख रुपए कमाता हूं, तो मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर साहब आप एक काम करो 12 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, है ना, एनके के अकाउंट में डाल दो, और 3 लाख रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल दो, है ना, भाभी जी के अकाउंट में डाल दो, आप अपने भाभी जी के अकाउंट में डाल दो। तो 3 लाख रुपए भाभी जी की कमाई हो गई, 12 लाख के अंदर है जीरो टैक्स, और एनके की कमाई जीरो, मतलब यहां पे जो है टैक्स जीरो, मतलब 15 लाख रुपए पे मेरा टैक्स बनता। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में कुछ पैसे मंगवा लिए तो मेरी वाइफ का अकाउंट भी भैया 12 लाख से कम है, मेरा अमाउंट 12 लाख तक है, जीरो टैक्स। यहां पे यही हो रहा है कि भैया अब यहां पे अपना टैक्स बचाने के लिए इसने मल्टीपल कंपनीज खोली, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसे आए वो वापस चले गए एज अ लोन, जो कभी रीपे हुए नहीं। तो भैया यहां पे तुमने कॉर्पोरेट एंटिटी को इस्तेमाल किया टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को चुराने के लिए, टैक्स को एविएट करने के लिए। ठीक है, तो यही बोला गया यहां पे कि कंपनी जो है ना ये जेन्युइन कंपनी नहीं है, और यहां पे ना एसएससी जो है वो खुद है, कंपनी की जगह वो कौन है? एसएससी खुद है। अच्छा, है ना, जो डिस्टिंग्विश कर रहा है अपने आप को लीगल एंटिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना के अपने आप को अलग दिखा रहा है, बट है वो एक्चुअल में एसएससी खुद। एसएससी को अर्न हुआ ह्यूज इनकम डिविडेंड और इंटरेस्ट से, उसने ओपन किया कुछ कंपनीज, उसके शेयर्स परचेज किए, बदले में जो है डिविडेंड और इंटरेस्ट के बदले में शेयर्स परचेज कर लिए, ये इनकम ट्रांसफर बैक हो गया एसएससी को लोन के तहत। तो बोला गया, कोर्ट ने बोला कि ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये बस एक शैम है, दिखावा है, मोहरा है, परछाई है, फ्रॉड है ना। और कॉर्पोरेट विल जो है यहां लिफ्ट किया जाएगा रियल ओनर को निकालने के लिए, और रियल ओनर निकलेगा हमारा एसएससी खुद। सारी कंपनीज की कमाई को मिलाएंगे एसएससी की कमाई पे और उसको लगाएंगे टैक्स। आया समझ में? इसी के साथ हमारा दूसरा वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, जहां पे आप केस स्टडी में देखोगे दिनशो मानेकजी पेटेंट वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बट बढ़िया सर, डन है। डैमलर कंपनी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां पे आप एक लीगल ऑब्लिगेशन को हटाने के लिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन से खुद को, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि कानून ने तुमको कोई चीज करने बोली है और तुम उस चीज से बचना चाहते हो, इसलिए तुम भैया लूप होल ढूंढ रहे हो। आ जाओ, देखो क्या बोला जा रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन। हमको यहां पे अवॉइड करना है कोई लीगल ऑब्लिगेशन, और इसलिए हमने क्या किया, कंपनी वगैरह फॉर्म किया। कंपनी वगैरह फॉर्म करके हमने भैया अपनी कुछ ऐसा तामझाम किया जिससे हमारा लीगल ऑब्लिगेशन हमको पूरा करना ना पड़े। यहां पे क्या हो रहा है, इट वाज फाउंड दैट कि सोल पर्पस,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को बनाने का एकमात्र पर्पस जो था वो ये था कि इसको एज अ डिवाइस इस्तेमाल करना है, ताकि अमाउंट जो पैसा देना पड़ता किसको, बोनस के तहत वर्कमैन को, वो हम कम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया पियर्सिंग और टू विल, और यहां पे रियल ट्रांजैक्शन को देखा। इसको समराइज कर दूं पहले में अगर, तो बहुत सिंपल है कि भैया देखो, इंडिया में बोला जाता है कि यार अब मैं मेरे दुकान में स्टाफ रखता हूं, है ना, तो यहां पे मेरी दुकान है, मैंने स्टाफ रखा, तो क्या मुझे स्टाफ का प्रोविडेंट फंड काटने की जरूरत है, पीएफ काटने की जरूरत है? ना जी। क्या यहां पे बोनस वगैरह देने की मुझे उसको जरूरत है? नहीं भाई, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉ कई बार ऑब्लिगेशन देता है कि तुम्हारे पास 50 एम्प्लॉइज हैं, है ना, तो तुमको पीएफ काटना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी बाय लॉ है, तो उनका ग्रेजुइटी काटना ही पड़ेगा, टीडीएस काटना ही पड़ेगा, कई चीजें लॉ के द्वारा भैया मैंडेटरी किया गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सपोज करो तुमने क्या किया ना, तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है, अब तुम भैया अपना रिसिप्ट दिखाते हो, तुम्हारी रिसिप्ट है सपोज करो डिविडेंड की, तुम्हारी इनकम है, डिविडेंड की इनकम तुमने दिखाया 1 लाख रुपए, राइट। यहां पे तुम अपने खर्चे दिखा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिखाया 10,000 रुपए, स्टाफ की सैलरी दिखाया 15,000 रुपए, कुल मिला के तुम्हारे पास जो पैसा बच रहा है वो सपोज करो पैसा बचा हमारे पास जो है 80,000 रुपए हमारे पास बच गया, हमारे पास बचा 75,000 रुपए। ये जो 75,000 रुपए तुम्हारे पास बचा है, जो बैलेंस सरप्लस कहलाएगा, ये जो सरप्लस है इसका कुछ सपोज करो 5% या 10% हमको बोनस देना पड़ेगा। किसको बोनस देना पड़ेगा? हमारे वर्कमैन को। मतलब हमारे साथ जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उसको हमको भैया प्रॉफिट के तौर पे हमारा जो पैसा बच गया उसका कुछ हिस्सा बोनस के तौर पे उसको देना पड़ेगा। यहां मैंने अगर चालाकी दिखाई, मैंने क्या चालाकी दिखाई कि ये जो डिविडेंड की कमाई मेरी आ रही है, अगर मैं इसको हटा दूं तो इस हिस्से में से भैया मेरा जो है यहां पे अब खर्चा, मेरी और भी कमाई थी, ये मेरी कमाई कम कर देगा कि नहीं? 1 लाख रुपए से मेरी कमाई कम हो गई कि नहीं? हाँ सर। तो मेरा बोनस बचा कि नहीं? वर्कमैन को जो देना था पैसा, बिल्कुल बचा सर। आपने अपनी कमाई तो कम दिखाई लेकिन खर्चे तो अभी भी बराबर उतने ही हो रहे हैं। कमाई कम दिखा रहे हो तो बोनस तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बस अब ये केस स्टडी आने वाला है, वहां पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। जहां पे हुआ ये केस स्टडी का नाम है वर्कमैन जो एम्प्लॉयड थे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। भैया ये केस स्टडी में क्या हो रहा है, लोग जो हमारे वर्कमैन है ना, कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है, फैक्ट्री के वर्कर्स, उनका झगड़ा हुआ है कंपनी के साथ में, इसीलिए केस स्टडी का नाम ऐसा ही रखा गया है। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर का ये केस था, इसीलिए बोला गया है ना, कंपनी के साथ में केस हो रहा है तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। अब यहां पे ए लिमिटेड जो है ना, इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया था 4.5 लाख रुपए का बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड जो कंपनी है इसने 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था बी लिमिटेड में, और बी लिमिटेड ने बदले में इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड दिया था, विच वाज शोन एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें डिविडेंड की कमाई दिख रही थी यहां पे। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ ए लिमिटेड ने बनाया भैया एक सब्सिडरी, या ए लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी थी जो होलली ओन सब्सिडरी, मतलब 100% स्टेक किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है। ए लिमिटेड ने अपने जो पीएनएल अकाउंट में डिविडेंड इनकम दिख रहा था ना, इसको भैया बुक से हटाया और ट्रांसफर मार दिया सी लिमिटेड, अपनी सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एक कमाई दिखा दी, है ना। तो भैया उसने इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख का ट्रांसफर कर दिया होलली ओन सब्सिडरी में, और डिविडेंड अब शो नहीं होता है हमारे ए लिमिटेड के अकाउंट में, बल्कि अब डिविडेंड किसके अकाउंट में चला गया, डिविडेंड चला गया हमारे सी लिमिटेड के अकाउंट में, और यहां से ये डिविडेंड हट गया। सी लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट पे डिविडेंड दिख रहा है और ये रिड्यूस कर रहा है इनकम ऑफ ए लिमिटेड। इससे अल्टीमेटली ए लिमिटेड का इनकम क्या हुआ, गिर गया ना। अब यही तो कहानी है, तो बस यहां पे बोला गया कि फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि ए लिमिटेड ने परचेज का शेयर्स इन्वेस्ट किया था, डिविडेंड मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखता था, इसको हम कैलकुलेट करते थे लेने के लिए, बोनस जब हम निकालते थे तो इस डिविडेंड की कमाई को हम कैलकुलेट किया करते थे। लेकिन यहां पे खेल खेला गया भैया, 1968 में ये हुआ, कंपनी ने ये जो शेयर्स थे जो बी लिमिटेड में 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट यहां पे हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया सी लिमिटेड के पास जो एक सब्सिडरी है होलली ओन्ड बाय इट। अब ये डिविडेंड इनकम वहां ए लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं दिखता बल्कि सी लिमिटेड के अकाउंट में दिखता है, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि जो सरप्लस अवेलेबल था वो क्या हो गया, कम हो गया। वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जो बोनस देना था सरप्लस हमारा कम हो गया। अब यहां पे कंक्लूजन यही हुआ कि भैया यहां सब्सिडरी कंपनी क्यों बनाई गई, यहां पे बनाई गई ताकि हम इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सके और अपनी लाइबिलिटी जो बोनस हमको देना था वो लाइबिलिटी को हम कम कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया इसको बोला कि भैया चलो रफा दफा करो, और यहां पे जो नई कंपनी बनाई गई है उसका खुद का कोई असेट नहीं है,
है, खुद का कोई बिजनेस नहीं है ना, सिर्फ उसका एक ही काम है कि वो डिविडेंड रिसीव करती है, और डिविडेंड रिसीव करने के अलावा ना उसका कोई व्यापार है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई असेट है, तो साफ दिख रहा है कि इस कंपनी का कोई पर्पस नहीं है एक्सेप्ट कि रिड्यूस करना है लाइबिलिटी बाय वे ऑफ वर्कमैन को जो बोनस देना था, वो लाइबिलिटी को यहां पे रिड्यूस करने के अलावा उसका कोई काम नहीं है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। आया समझ में? डन है, खत्म, बस इतना ही है। तुम लोगों ने बुकिश लैंग्वेज भी देख लिया, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा वो भी तुम लोगों ने देख लिया, सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, लीगल लैंग्वेज भी तुमने देख लिया, और तुम्हारा ये केस स्टडी डन है सर। ये केस स्टडी अच्छा केस स्टडी है, ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ज्यादा वेटेज देता नहीं है। एग्जाम में आने लायक केस स्टडी तो है, बढ़िया सवाल बनाए गए। अच्छा, तो लीगल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने का हमने देख लिया, टैक्स को कंप्लीट करने का हमने देख लिया, इसके अलावा सर एनिमी, दोस्त और दुश्मन को हमने देख लिया। अब अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं। अगला केस स्टडी बात करता है कि तुमने पढ़ा ना सेपरेट लीगल एंटिटी में, कंपनी किसी की नौकर नहीं है, कंपनी किसी की एजेंट नहीं होती है। अगर तुमने कंपनी बनाई अपनी एजेंट के जैसा बिहेव करने के लिए, तो कंपनी एजेंट नहीं है, यहां पे कॉर्पोरेट विल हटाया जाएगा। अगला पॉइंट यही बोला जा रहा है कि भैया अगर कंपनी हमने बनाई है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज, हमने सब्सिडरी बना दिया टू एक्ट एज एजेंट, कि हमारा वो एजेंट बन के काम करे। कंपनी को हमने क्यों बनाया कि कंपनी तू मेरी एजेंट है, ऐसा कंपनी हो नहीं सकती। तो बोला गया समटाइम्स जो है ना कंपनी को हम एजेंट बोल देते हैं या फिर ट्रस्टी बना देते हैं, उसके मेंबर का, उसके लोगों के मेंबर का भैया कंपनी को एजेंट या ट्रस्टी बनाया जा रहा है ना, अनदर कंपनी का। एंड इसीलिए देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल। अपने मालिक के लिए ये डोमिसाइल हो गया भैया, मालिक के लिए जो है ना, ये क्या कहते हैं, दबाव में आ गया, प्रिंसिपल के लिए दबाव में आके कंपनी काम नहीं करेगी। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि भैया इवन इफ अगर कंपनी में 100% स्टेक्स गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट का भैया वो एजेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास सारे शेयर्स है, स्टिल वो एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके घूम रही है, वो अपना ब्रांड है भैया, पुष्पा याद है ना, अपना खुद का ब्रांड है, वो किसी के नीचे यहां पे एजेंट बन के काम नहीं करेगी। अगर मेंबर ने कोशिश किया कि कंपनी को अपना एजेंट बनाए या वो अपना ट्रस्टी बनाए, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है, और प्रिंसिपल जो होता है ना, वही लाइबल होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ उस कंपनी के लिए। केस स्टडी का नाम है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इसमें क्या हुआ सर, इसमें यह हुआ कि मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, इसका ट्रांसपोर्ट का काम है भैया, इसने ब्रिटिश सरकार को अप्लाई किया, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को बोला कि भाई साहब मेरे को लाइसेंस दे दो, मैं माल लेके जाता हूं, माल लेके आता हूं, मेरे को लाइसेंस दे दो। इन्होंने बोला चल निकल, रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। अब इसने होशियारी दिखाई, इसने क्या किया, इसने ना भैया एक कंपनी बनाई, इसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, अपने अंडर एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, और सारे के सारे व्हीकल्स जो थे उसको ट्रांसफर कर दिए सब्सिडरी कंपनी को। मतलब अपने नाम के जो व्हीकल्स थे, पिछले केस में क्या हो रहा था, जो हमारा क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हम ट्रांसफर कर रहे थे बुक्स में, वैसा ही यहां पे हमारा जो व्हीकल्स है अब हमने वो ट्रांसफर कर दिया। अब आगे क्या हुआ सर, आगे ये हुआ कि सब्सिडरी कंपनी जो है ना, उस सब्सिडरी कंपनी जो हमने नया कंपनी बनाया है, उसने यहां पे अप्लाई किया ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को, और बोला कि जो तेरे पापा को हमने मना कर दिया वो बेटा करवाने आए हैं, चलो 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 हवा अंधेर, निकलो निकलो, चल निकल, रिजेक्ट। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने मना कर दिया कि जब तेरे पापा को मना कर दिया बेटा, तो तेरे को कैसे परमिशन मिलेगी, तो बेटा यहां पे आप एजेंट बन के पापा का मत काम करो, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ सर, ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस चाहिए था व्हीकल्स के लिए, अपने नाम पे वो ये कर नहीं पाया, तो इसने सब्सिडरी कंपनी बनाया और एप्लीकेशन दे दिया अपने उसके सब्सिडरी के नाम पे। फर्दर व्हीकल को भी ट्रांसफर कर दिया सब्सिडरी को, क्योंकि व्हीकल रहेगा तभी तो ट्रांसपोर्ट का यहां पे लाइसेंस मिलेगा, सही बात है। तो यहां पे पेरेंट और सब्सिडरी वन कमर्शियल यूनिट है। जब तक ये लाइन एग्जाम में नहीं लिखोगे, दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मार्क्स नहीं मिलेगा। पेरेंट और सब्सिडरी एक कमर्शियल यूनिट है, और इसी के तहत ये एप्लीकेशन को जो है ना लाइसेंस का, ये रिजेक्ट कर दिया गया, एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पापा और बेटा एक ही है, परिवार तो एक ही है, पेरेंट और सब्सिडरी एक ही है। जाने सर, वन कमर्शियल यूनिट कीवर्ड है, बढ़िया। आखिरी केस स्टडी की तरफ चलते हैं सर। आखिरी केस स्टडी बात करता है कि कंपनी आपने बनाई है फ्रॉड के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए या क्रेडिटर का नुकसान करने के लिए, लॉ वगैरह तोड़ने के लिए। आपने कंपनी क्यों बनाई, फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट या फिर डिफीट करने के लिए लॉ। ये है तो छोटा सा केस स्टडी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको बहुत बार एग्जाम में दिया है, जिसका नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। क्या नाम है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। इस केस स्टडी में क्या हुआ था सर, एक व्यक्ति था मिस्टर हॉर्ने, जो कि एम्प्लॉय था,
उसने एक मोटर कंपनी के साथ साइन वगैरह किया था, एग्रीमेंट किया था कि मैं कंपीट क्लॉज पे जा रहा हूं, मतलब मैं आपको ना नॉन कंपीट क्लॉज का मतलब होता है कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा ना, मैं आपको कंपीट नहीं करूंगा। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कंपीट मत करना लगाया जा सकता है, वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल। तो बस यहां पे इसने बोला मैं कंपटीशन नहीं करूंगा, कंपनी छोड़ के चला गया, अपना दिमाग लगाया, एक कंपनी बनाई, मिस्टर हॉर्ने भैया एम्प्लॉय यहां पे जो है कंपनी बनाता है। अब यहां पे न्यू कंपनी जो है ना वाइफ के नाम पे बनाई कि भैया मैं और मेरी वाइफ तो दो शरीर एक जान बोलने को है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग शरीर ना। तो यहां पे मैं मेरी वाइफ के नाम पे कंपनी बनाता हूं और कंट्रोल कौन कर रहा है? खुद। भैया एक कंपनी बनाई और उसके बाद जो है ना खुद ही उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वाइफ को देखने में सामने दिख रही है वाइफ और फ्रेंड, लेकिन कंट्रोल वो खुद ही कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या बोला गया, नई कंपनी ने ना कस्टमर्स को सॉलिसिट करना भी स्टार्ट कर दिया। बोला भैया भैया वो मोटर कंपनी का आप कस्टमर हो ना, मैं उसका अकाउंटेंट हूं, मैं उसका एम्प्लॉय हूं, आपको तो याद होगा हमारी डीलिंग भी थी, भैया मैं आपको ना माल सस्ते में दिलाऊंगा, आप उस मोटर कंपनी की जगह हमसे माल खरीदो। सॉलिसिट, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का काम इसने स्टार्ट किया। तो बस अब यहां पे खेल हो गया। बोला गया जहां पे डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी को इस्तेमाल करना एज अ टूल, एज अ टूल, है ना। तो यहां पे अडॉप्ट किया गया किसी इलीगल या फिर इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, एग्जांपल डिफीट करना या सरकमवेंट करना लॉ, या क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना, या कोई लीगल ऑब्लिगेशन को हटाना। तो भैया यहां पे भी कॉर्पोरेट विल हटाया जाएगा और केस स्टडी का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। डन है सर। बस इसी के साथ हमारा पांचों पॉइंट यहां पे खत्म हो गया, जहां पे हमने देखा कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, सब पे हमने एक एक केस स्टडी की चर्चा की। पांचों पॉइंट्स की समरी आपको यहां पे मिल जाएगी। कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाएगा ट्रेडिंग विद एनिमी में, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। दूसरा जहां पे कॉर्पोरेट एंटिटी को इस्तेमाल किया गया एविएट या सरकमवेंट करने के लिए टैक्स को, टैक्स की चोरी के लिए, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स के साथ साथ में आप दिनशो माने की पेटेंट लिख के आओगे। फिर यहां पे जहां कंपनीज को फॉर्म किया गया उनकी सब्सिडरीज बना के काम करने के लिए टू एक्ट एज देयर एजेंट, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। फिर आया हमारा हमको लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना है ना। अच्छा यहां पे सब्सिडरीज वाला पॉइंट ये था, सब्सिडरीज वाले में था हमारा ये अभी अभी जो हमने कवर अप किया, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, और लीगल ऑब्लिगेशन में था हमारा वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। और लास्ट में हो गया कोई इलीगल या फिर इम्प्रॉपर पर्पस की हम बात कर रहे हैं, डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने इस्तेमाल किया कंपनी को एज अ टूल, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। डन है सर। बस इसी के साथ आप लोगों का आज का पहला डोज यहीं पे कंप्लीट होता है ना। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बहुत मजा आया होगा। कम समय के अंदर नॉन स्टॉप तरीके से बुकिश लैंग्वेज के साथ मैंने आप लोगों को पूरी चीजें कवर अप कराने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का फायदा इसमें मिला होगा। अगर आप लोग को लगता है कि जो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं उनमें कोई टॉपिक को चेंज करना चाहिए, कोई टॉपिक एडिशनल ऐड करना चाहिए, और ये सीरीज में आपको कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं हेल्प कर दूं, तो जरूर मुझे बताना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है। बाकी सर मैं तो हूं ही आप लोगों से, आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, जैसा डिमांड करोगे वो पूरा जरूर होगा। मैं कमेंट्स आके हमेशा पढ़ता हूं, तो कमेंट्स पे जरूर टाइप किया करो, जो भी आपके मन में बात हो जरूर रखा करो। ठीक है। बाकी सर अगर आप लोगों को ये लेक्चर के नोट्स वगैरह चाहिए तो ये संचय बैच में आप लोग के QR कोड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन करना चाहो कर लेना, या फिर आप चाहो तो जो है ना हमारा फ्री संचय बैच ऐसा सर्च करोगे तो बैच आएगा, उसमें कोई पैसे वैसे है नहीं, रजिस्टर कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी सर आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, है ना। तो बस सर अलविदा लेते हैं। मन तो करता नहीं है तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहूं, है ना। बात बात बहुत मन होता है तो कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहूं, कुछ ऐसा करते रहें जिससे बच्चों का बहुत फायदा हो। तो आपके दिमाग में कुछ हो तो जरूर बताना। ठीक है। बाकी सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।